दोस्तों आप और हम ये बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हमारे पूर्वज बंदर थे, पर क्या सच में? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि हमारे पूर्वज बंदर थे? और अगर हाँ, तो मेरा आपसे एक सवाल है, अगर हमारे पूर्वज बंदर थे तो आज जो बंदर हमें देखने मिलते हैं वो कौन है? और वो आखिर हमारी तरह इंसान क्यों नहीं बन पाए? ऐसे ही बहुत से सवाल आपके मन में भी हमेशा आते होंगे जब भी आप किसी को ये कहते सुनोगे कि इंसान तो पहले बंदर हुआ करते थे। वैसे एक मजेदार सवाल मेरे मन में भी हमेशा आता है कि जब हमारे पूर्वज बंदर थे और हम उन्हीं से इवॉल्व हुए हैं तो फिर हमारे पूंछ कहाँ है? चलिए दोस्तों, मैं ही आपको आपके और मेरे हम दोनों के सवालों का जवाब देता हूँ। लेकिन हाँ, अगर आपको वाकई में इन सवालों के जवाब जानने हैं तो आपको इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहना होगा। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को समझना होगा। दोस्तों थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को दुनिया के सामने सबसे पहली बार चार्ल्स डार्विन ने 19वीं सेंचुरी में रखा था। अब ये तो आप सभी को पता है कि हम सभी इस धरती पर किसी दूसरी जगह से आए नहीं हैं, बल्कि पूरे मानव जाति, जीव जंतु, पेड़ पौधे, सारे लिविंग क्रीचर्स का जन्म इसी धरती पर हुआ है। पर कैसे? तो यही चीज डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दुनिया को समझाने की कोशिश करती है। सो इस थ्योरी के अनुसार इस धरती पर जितने भी जीव हैं, चाहे वो छोटे से बैक्टीरिया हो या बड़े से वेल्स, हर किसी के पूर्वज एक ही थे, यानी कि सभी का जन्म किसी एक ही वजह से हुआ है। और इसकी शुरुआत हमें ले जाएगी आज से 4.5 बिलियन साल पहले। जी हाँ, 450 करोड़। और इसी में हमारे सवाल का जवाब भी छिपा है। देखिए, हम सभी ये पढ़ते हैं कि हमारे पूर्वज बंदर थे, बल्कि वास्तव में इस थ्योरी में ये कहा जाता है कि बंदर के पूर्वज और इंसानों के पूर्वज एक ही थे, न कि सीधे तौर पर बंदर हमारे पूर्वज थे। सो इतना समझने के बाद आइए अब हम एवोल्यूशन के सिद्धांतों के बारे में समझते हैं। नंबर 1, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। सो इस सिद्धांत के अनुसार इस धरती पर जितने भी जीव जंतु, पेड़ पौधे यानी लिविंग क्रीचर्स हैं, उन सबका जन्म किसी एक कॉमन एंसेस्टर यानी पूर्वज से हुआ है। पर वो कैसे? तो देखिए, समय के साथ साथ जैसे जैसे धरती पर नई नई प्रजातियों का विकास होने लगा, उनमें कुछ कुछ बदलाव भी आने लगे और वो अपने आसपास के वातावरण के अनुसार भी खुद में काफी कुछ बदलाव लाने लगे, जिस वजह से आज इस धरती पर इतने सारे जीव जंतु की ढेरों प्रजातियां मौजूद है। अब आप एक भालू का उदाहरण ले लीजिए। जंगल में रहने वाले एक भालू रंग रूप में काला होता है। उसे देखकर आपको लगेगा नहीं, ये तो जंगल में रहने के लिए ही बना है। पर अगर वहीं आप पोलर रीजन में रहने वाले किसी भालू को देख ले तो आपको ये लगेगा कि डेफिनेटली ये ठंडे जगह में रहने के लिए ही जन्मे हैं। अब इसी थ्योरी में आता है नेचुरल सिलेक्शन। सो डार्विन का एवोल्यूशन का सिद्धांत पूरी तरीके से नेचुरल सिलेक्शन पर ही बेस्ड है और इसे समझने के लिए हमें एक एग्जांपल से समझना होगा। इमेजिन करिए कि एक जंगल में कई पशु और पक्षियों का समूह रहता है। अब इनमें से कुछ पक्षियों की चोंच लंबी होती है जबकि कुछ की चोंच छोटी होती है। अब मान लेते हैं कि जंगल में पेड़ों की छाल में बहुत सारे कीड़े रहते हैं। लंबी चोंच वाले पक्षी आसानी से पहुंचकर इन कीड़ों को खा सकते हैं, जबकि छोटे चोंच वाले पक्षी पर्याप्त भोजन पाने के लिए संघर्ष करते हैं। चूंकि पक्षियों को जीवित रहने और बच्चे पैदा करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, इसीलिए लंबी चोंच वाले पक्षियों को फायदा होता है। वो अधिक भोजन पा सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं और अधिक बच्चे भी पैदा कर सकते हैं। इन बच्चों को अपने माता पिता से लंबी चोंच वाला गुण भी विरासत में मिलता है। दूसरी ओर छोटी चोंच वाले पक्षियों को पर्याप्त भोजन खोजने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसीलिए हो सकता है कि वे उतने स्वस्थ ना हो और उनके कम बच्चे पैदा हो। समय के साथ साथ ऐसे ही लंबी चोंच वाले अधिक से अधिक पक्षी पैदा होते हैं, क्योंकि वे भोजन को खोजने और अपने गुणों को आगे बढ़ाने में अधिक सफल होते हैं और इसीलिए अंत में आबादी में अधिकांश पक्षियों की चोंच जाहिर तौर पर लंबी होगी। और ऐसे में अगर छोटी चोंच वाली पक्षियों को इस धरती पर अपना अस्तित्व बनाए रखना है तो उन्हें खुद में बदलाव करने की जरूरत होगी, यानी कि जो जीव सबसे फिट रहेगा इस एनवायरनमेंट में वही सरवाइव कर पाएगा। और यही सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस का नाम दिया जाता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रकृति वातावरण में जीवित रहने के लिए सबसे उपयुक्त गुणों वाले जीवों को चुनाव करती है, जिससे इन जीव जंतुओं को खुद को अपने आसपास के वातावरण में ढलने को मजबूर होना पड़ता है और ये बदलाव उनमें पीढ़ी दर पीढ़ी आती है। सो दोस्तों, आज जो हम इतने प्रजातियों के जीव जंतु इस धरती पर देख पाते हैं, इसका मुख्य कारण ही नेचुरल सिलेक्शन है। सो हमारा तीसरा सिद्धांत होगा जेनेटिक वेरिएशन। तो ये तीसरा सिद्धांत कहता है कि एक जीव के अंदर जेनेटिक म्यूटेशन हो सकता है, जिससे उनके जो आनुवंशिक गुण होते हैं उनमें बदलाव भी आ सकते हैं। आइए आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए किसी माता पिता के मिलने से किसी बच्चे का जन्म होता है, तो इस बात के चांसेस काफी हाई होंगे कि इस बच्चे के अंदर अपने माता पिता वाले गुण ही आएंगे।
जैसे कि अगर उनके माता पिता के बाल भूरे हैं तो उसके भी बाल भूरे होंगे, और अगर उसके माता पिता की आंख नीले हैं तो उसकी भी आंखें नीली रंग की होगी। पर अगर कहीं बच्चे के डीएनए सीक्वेंसिंग में खुद ही कुछ बदलाव हो जाए तो ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे के बाल काले रंग के हो जाए और उसकी आंखें हरी रंग की हो जाए। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है और इसे ही जेनेटिक वेरिएशन का नाम दिया जाता है। आज जो हम एक ही जानवर के अलग अलग प्रजाति देखते हैं उसका मेन रीजन ही ये म्यूटेशन है। चलिए एक नजर में हम देख लेते हैं इस धरती के टाइमलाइन ऑफ एवोल्यूशन को। दोस्तों, आज से तकरीबन 4 बिलियन साल पहले इस धरती पर पहले जीवन की उत्पत्ति हुई। उस समय पर एक सिंपल प्रोकार्योटिक सेल का जन्म हुआ। इसके बाद इस सेल के अंदर बहुत सारे म्यूटेशंस होते रहे और इस पर नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस भी चलता रहा, जिसके बाद आज से लगभग 3.5 बिलियन साल पहले इस धरती पर पहली बार एक ऐसे बैक्टीरिया का म्यूटेशन हुआ जो कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर सकता था और बाई प्रोडक्ट के रूप में एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन रिलीज कर सकता था। तो इस प्रकार धरती के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन जमा होना शुरू हो चुका था। इसके बाद आज से लगभग 1.2 बिलियन साल पहले धरती पर नए प्रजाति के सेल्स का विकास हुआ जिसे यूकारियोटिक का नाम दिया गया। बेसिकली ये एक ऐसे सेल थे जिसमें न्यूक्लियस मौजूद था और अन्य दूसरे अंग भी मौजूद थे। ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी तक धरती पर आज के जैसे किसी भी जीव जंतु का जन्म नहीं हुआ था, बल्कि धरती पर पहली मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का जन्म 600 मिलियन साल पहले हुआ, जिसमें स्पॉन्ज जैसे प्रजाति इस धरती पर आए। इसके मात्र 50 मिलियन साल बाद ही धरती पर एक कैम्ब्रियन एक्सप्लोशन नाम की घटना हुई, जिससे धरती पर मौजूद अलग अलग प्रकार के जीवों के विकास में काफी तेजी आई और आज से तकरीबन 500 मिलियन साल पहले पहली बार फिश के रूप में एक फर्स्ट वर्टिब्रेट इस धरती पर इवॉल्व हुआ। यानी कि ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि धरती पर सबसे पहले जीवन पानी के अंदर से शुरू हुआ था और इस धरती पर सबसे पहले जीव मछलियां ही थी। इसके बाद आज से तकरीबन 385 मिलियन साल पहले धरती पर पहली बार पौधों की प्रजातियां उत्पन्न हुई और एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का निर्माण हुआ। फिर धीरे धीरे वाटर एनिमल्स में जेनेटिक वेरिएशन हुआ और उनमें से कईयों के पैर निकलने लगे और इस प्रकार आज से 360 मिलियन साल पहले धरती पर पहला 4 पैर वाला जानवर प्रकट होता है। पर फिर 250 मिलियन साल पहले द पर्मियन ट्रायसिक एक्सटिंक्शन की घटना हो गई और धरती पर मौजूद 96% वाटर क्रीचर्स और 70% जमीन पर रहने वाले जीव विलुप्त हो गए और फिर इसके 50 मिलियन साल बाद पहली बार धरती पर मैमल्स का जन्म हुआ। दोस्तों, इस पूरे घटना पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में या फिर ऊपर आई बटन में क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे कि तो फिर धरती पर अर्ली मैमल्स कब प्रकट हुए? तो दोस्तों, इनका जन्म धरती पर डायनासोर के विनाश के बाद हुआ। यही कुछ 55 मिलियन साल पहले धरती पर हमारे पूर्वज जन्मे थे और आज से 7 मिलियन साल पहले हमारे जो कॉमन एंसेस्टर्स थे उनसे ह्यूमन और चिंपैंजीज अलग हो गए थे। इसके बाद 3 लाख साल पहले पहली बार अफ्रीका में होमो सैपियंस इवॉल्व हुए। फिर 70,000 साल पहले वो अफ्रीका से निकलकर पूरे विश्व को एक्सप्लोर करने लग गए थे, लेकिन अभी भी एक बड़ी समस्या उनका इंतजार कर रही थी। दरअसल आज से लगभग 15,000 साल पहले धरती पर एक मिनी आइस एज का दौर आया था जिसमें पूरी धरती एक बार फिर से बर्फ से ढक चुकी थी, लेकिन चूंकि अब उनको आग जलानी आ चुकी थी इसीलिए इसमें उन्हें सरवाइव करने में बहुत ज्यादा फायदा मिला। तकरीबन 12,000 साल पहले उन्होंने धरती पर पहली बार खेती करना शुरू किया और ऐसे करते करते आज से 5,000 साल पहले चीजों को एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने के लिए स्पिनिंग व्हील्स का इजाद हुआ और यही स्पिनिंग व्हील्स आगे चलकर बैलगाड़ियों में लगने वाली थी। ऐसे ही करते करते दुनिया के कई रीजन्स में नई नई सभ्यताओं का विकास हुआ और ऐसे ही आज हम मॉडर्न ह्यूमन इस दुनिया में मौजूद है। दोस्तों, इस प्रकार से धरती पर अलग अलग जीव इवॉल्व हुए, ऐसा डार्विन का मानना था। वैसे उनके ये सिद्धांत को सपोर्ट करने वाले कई प्रमाण भी हमें ऑलरेडी मिल चुके हैं, पर कई बार हमारे हाथ ऐसा भी कुछ लगा है जो कि इस सिद्धांत पर सवाल या निशान खड़ा करता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सच में धरती पर जीवन का शुरुआत ऐसे ही हुआ था या फिर इसके पीछे कुछ और भी कहानी हो सकती है? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना ना भूलें और आप भी मानते हैं कि हमारे पूर्वज बंदर नहीं थे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे फिट एंड एक्टिव।